हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जी सेंट्रिक। हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में वेक्टर्स जो रिप्रेजेंट हो रहे होंगे उनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर्स तो आप भली भांति परिचित होंगे, फैमिलियर होंगे, बचपन से यूज में लेते आ रहे होंगे। बचपन से का मतलब वो नहीं है कि जब आप साइकिल चलाते थे, बचपन से का मतलब यह है कि जब आप 11th-12th क्लास में थे तो आपसे यूज में ले रहे होंगे वेक्टर। जब आपने सबसे पहले डिस्कस किया था ए एक्स कैप, ए वाई कैप, ए जेड कैप, इस तरीके से कंपोनेंट होता है। अच्छा, ए एक्स कैप में कुछ वैल्यू हो सकती है, कुछ नंबर हो सकता है, या कोई एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है, उसको मैंने ए एक्स नाम दे दिया है। और ऐसे ए वाई कैप के साथ जो भी कुछ है उसको मैंने ए वाई नाम दे दिया है। ए वाई का मतलब कोई ये ना समझ ले कि ये फंक्शन ऑफ वाई है, ये कोई कांस्टेंट भी हो सकता है और ये एक्स का फंक्शन भी हो सकता है। ना केवल एक्स बल्कि वाई का भी हो सकता है और एक्स वाई जेड तीनों का भी हो सकता है। ऐसे ए एक्स के लिए ऐसे ही यहां पर जो है जो भी है कंपोनेंट ए जेड है, ये जीरो भी हो सकता है। अगर जीरो हो गया तो ये वाली टर्म नहीं नजर आएगी। कभी इसी की जगह ए एक्स कैप, ए वाई कैप, ए जेड कैप की जगह समथिंग आई कैप, ए एक्स ऑफ आई कैप, ए एक्स कैप की जगह आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में भी हो सकता है। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ये इस फॉर्म में भी कभी कभी नजर आ जाएगा आपको, ए एक्स ऑफ यू एक्स कैप प्लस यू वाई कैप के साथ जो भी है कुछ ए वाई प्लस यू जेड कैप के साथ कुछ है ए जेड। अब अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेक्टर्स होता था उसका मीनिंग समझ जाएं तो बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में वेक्टर का मतलब क्या होगा वो उसके बाद क्लियर हो ही जाएगा। ये मीनिंग समझने से पहले इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। तो चलिए मीनिंग समझते हैं एक बार। मान लो कोई वेक्टर है, ये है कोई वेक्टर, ए वेक्टर कह रहा हूं मैं, और इस वेक्टर को मैंने रिप्रेजेंट किया है। ये ए वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है उसको हम ए ऑफ ए कैप ऐसे बोल देते हैं ना। और उस वेक्टर का मीनिंग क्या था, इस वेक्टर में डिवाइड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर दो। अब कैप कहीं पर आ रहा है, इसका मतलब वो एक यूनिट वेक्टर है और ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये वाला यूनिट वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन में। ऐसे ही कोई लिखे ए एक्स कैप, इसका मतलब ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर और कौन सी डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में। तो देखिएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्स वाई जेड एक्सिस है उसमें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा और अगर वो यूनिट वेक्टर होगा तो उसको हम लेंगे ए एक्स कैप। लेकिन अगर कोई यूनिट वेक्टर ना हो, मान लो इस वेक्टर की बजाय इस वेक्टर का दुगना हो तो आप 2 ऑफ ए एक्स कैप लिख देंगे। मान लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 होता तो ये इधर मल्टीपल में आ जाता, मोड ऑफ ए मींस 2, और मतलब ये खुद वेक्टर आ जाता। तो अगर कोई वेक्टर ए एक्स कैप ना होकर हो एक्स डायरेक्शन में लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 ना होकर के 2, 3, 4 हो तो वो भी लिख सकते हैं आप। ना केवल 2, 3, 4 बल्कि 1 से कम भी 0.5 ऑफ ए एक्स कैप, ऐसा भी हो सकता है। ना केवल एक्स डायरेक्शन में बल्कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में, एक्स का मतलब तो ये होता है ना, अगर इस डायरेक्शन में ना होकर इस डायरेक्शन में तो क्या लिखेंगे हम, एक्स की बजाय इस डायरेक्शन में तो क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे एक्स की अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस ऑफ ए एक्स कैप लिखेंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए एक्स कैप बोले, उसी को आई कैप या यू एक्स कैप बोल देता है, यू फॉर यूनिट वेक्टर। इसका मीनिंग क्या निकल करके है, इसका मीनिंग निकल के है, दिस इज ए वेक्टर, ए एक्स कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स। इस डायरेक्शन में एक्स बढ़ता है क्या, एक्स की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स। और अगर इसी के साथ कोई माइनस लगा देगा तो आप बोलोगे डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स। अगर 5 से 4 की तरफ जा रहे हो आप, 4 से 3 की तरफ जा रहे हो, तब भी माइनस एक्स कैप बोलोगे आप। माइनस का मतलब ये नहीं समझ लेना हमें कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ही चले, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही चल रहे हो सकते हैं, लेकिन एक्स की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में अगर चलना है तो माइनस एक्स कैप है। इसी तरीके से अब आप समझ सकते हो, वाई की डायरेक्शन में गए तो ए वाई कैप, वाई की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में हो तो प्लस ए वाई कैप, वाई की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में हो तो माइनस ए वाई कैप। ऐसे ही ए जेड कैप का आप डिफाइन कर सकते हो, ए जेड कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ जेड एंड इफ इट इज माइनस ए जेड कैप इट इज ए यूनिट वेक्टर इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ जेड। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई वेक्टर एक्स डायरेक्शन में ही हो केवल, या केवल वाई में हो, केवल जेड में हो। इसमें एक्स वाई जेड में हो सकता है। जैसे आप एक्स वाई और जेड ऐसे मान के चलें, कोई वेक्टर ऐसे चल रहा हो, आप समझ सकते हो क्या, इस वेक्टर में आगे बढ़ने के बाद x बढ़ रहा है, इस वेक्टर में अगर आगे चल रहे हैं तो इस वेक्टर में आगे चल रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये वेक्टर जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में x भी इंक्रीज हो रहा है और y भी इंक्रीज हो रहा है। केवल x इंक्रीज हो रहा होता तो हम ax कैप लिख देते, x भी इंक्रीज हो रहा है तो आप कहोगे ax कैप भी होगा इसमें और ay कैप भी होगा। कितना ax कैप होगा, कितना ay कैप होगा, तो आप समझ सकते हो। देखिएगा यहां पे अगर x
1 इंक्रीज होता तो आप ax कैप ही लिख सकते थे, लेकिन 1 इंक्रीज होने के बजाय यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने, स्टार्ट यहाँ पर है वेक्टर का, एंड यहाँ पर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहे हैं अगर यहाँ पर, तो आप कह सकते हो सकता है x में 3 का इंक्रीमेंट हो गया, तो आप लिखोगे कितना ax कैप, 3ax कैप। और यहां से लेके यहां तक y में मान लो 2.5 का इंक्रीमेंट हुआ, तो आप लिख दोगे 2.5 ay कैप। ऐसा ही तो करते थे ना, वेक्टर का मीनिंग होता था। अब ऐसे हमें समझना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे ax कैप, ay कैप, az कैप इसमें होते थे, वैसे यहां पे हो जाएंगे एरो कैप, a कैप, az कैप। इन एरो कैप, a कैप, az कैप का मीनिंग क्या होगा और ऐसे स्फेरिकल में क्या होगा, तो ध्यान समझना। हमारे हिसाब से जो हमने समझा उसके हिसाब से तो एरो कैप वो होना चाहिए, ए जैसे ax कैप के लिए बोला सेम वही बोलो, एरो कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ, जैसे इसके लिए x बोला था ऐसे इसके लिए बोल देंगे रो, रो के इंक्रीमेंट की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज एरो कैप। अब समझना एक बात, मान लो ये ऑरिजिन के अराउंड सेंटर्ड मैंने सिलेंडर कंसीडर किया, ये सिलेंडर दिख रहा होगा, ये पॉइंट है, ये P वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट यहां पर है P पॉइंट। आप इस पॉइंट पर वेक्टर की बात कर रहे हैं और वो यूनिट वेक्टर लेकर के चल रहे हैं एरो कैप। एरो कैप वो वेक्टर होगा जो रो की इंक्रीज की डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पर ध्यान देना, बीच में सेंटर पे जेड एक्सिस जा रही होगी, उस जेड एक्सिस से आप यहां तक आए और रो की वैल्यू मान लो इसके लिए रो की वैल्यू 1 है, रो की वैल्यू 1 पर आ गए। लेकिन अब अगर मैं इससे इधर जाऊं तो रो की वैल्यू 1 के बजाय 2 हो जाएगी, ये 2 रेडियस का सिलेंडर हो जाएगा। यहां पे जाऊं तो 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आप कह सकते हो इस डायरेक्शन में आगे जाने पर रो इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाली डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा दैट इज एरो कैप, यूनिट वेक्टर होगा दैट इज एरो कैप। लेकिन अगर कोई यहां से यहां तक आता, इन अंदर से चलता हुआ यहां तक आता, रो की वैल्यू हो रही होती कुछ बढ़ते हुए 1 आ जाती, क्योंकि 1 रेडियस का ही तो है ये सिलेंडर। यहां पे 2 3 4, क्या यहां पर भी रो इंक्रीज हो रहा है, ये भी एरो कैप है। ना केवल वहां पे और यहां पे बल्कि यहां पे भी तो रो इंक्रीज हो रहा है। आप सेंटर पर रो की वैल्यू 0 होते बोलते हैं ना, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सिलेंडर का रेडियस बढ़ता जाएगा, तो रो की वैल्यू इधर भी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है। मींस जैसे ax कैप तो स्पेशल इसी डायरेक्शन में चलता था, आपकी तरफ ऐसे आ रहा होगा। एरो कैप अगर आप इस जगह पर देखोगे, मैं इसको जेड एक्सिस के अराउंड सेंटर कंसीडर कर रहा हूं, तो इधर आ रहा होगा। लेकिन आप इधर से नहीं बल्कि इधर आकर खड़े होकर देखोगे तो एरो कैप ऐसे दिख रहा होगा। इधर से देखोगे, पीछे आके देखूंगा मैं इधर, तो मुझे एरो कैप इधर आते हुए दिख रहा होगा। तो एरो कैप को सही से समझें तो हम कह सकते हैं ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के जिस पॉइंट पर आप बात कर रहे हो उस पॉइंट से ऐसे अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड हो रहा है ना। अगर यहां पे बात करूंगा तो परपेंडिकुलर नहीं है एक एंगल पे, यहां पर परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। यहां अगर मैं ऐसे बात करूंगा तो परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि परपेंडिकुलर यहां पर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। यहां बात करेंगे तो परपेंडिकुलर। तो हम एरो कैप को क्या समझ सकते हैं, एरो कैप इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मैं बोलूं ना बोलूं, अब तो हम इतने समझदार हो गए, कैप लिखने का मतलब भैया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग रो। ये तो ही थोड़ी अगर हम बुकिश लैंग्वेज में बात करें, और हम क्या समझ में आगे समझ चुके हैं, इसका मतलब ये समझ में आया, दिस इज यूनिट वेक्टर इन द नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम सरफेस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की सरफेस से नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो वेक्टर है दैट इज एरो कैप। ऐसे ऐसे बाहर निकालते हुए जैसे बना दो, ये एरो कैप होगा। यहां पर ना बनाए ऊपर बना दो, ये एरो कैप है। यहां ना बना के यहां बनाओगे नीचे, तो यहां पे नीचे एरो कैप ऐसे चारों तरफ घूम रहा होगा, इस तरह से नॉर्मली आउटवर्ड होते हुए निकल रहा होगा। अब ए फाई कैप समझते हैं। ए फाई कैप का मतलब क्या होगा, ए फाई कैप उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा जिस डायरेक्शन में फाई इंक्रीज हो रहा है। तो ध्यान देना एक बार, मैं इस सिलेंडर में इस प्लेन की बात कर रहा हूं, मान लो ये प्लेन ये वाला था, ऐसा था और सेंटर से ऐसे आ रहा था, इसी को एजिमुथल प्लेन बोलोगे। ये एजिमुथल प्लेन के लिए कुछ एजिमुथल एंगल था फाई। अगर पॉइंट यहां से ना होकर के यहां चला जाए तो फाई थोड़ा बढ़ जाएगा, यहां चला जाए तो और फाई बढ़ जाएगा। अच्छा ध्यान देना, जब हम ax कैप की बात करते थे तो ax कैप उस डायरेक्शन में होता था जिस डायरेक्शन में x इंक्रीज हो। y तो फिक्स था ना, कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, z तो फिक्स है ना, कम नहीं हो रहा ज्यादा नहीं हो रहा, केवल x चेंज हो रहा है और x इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही एरो कैप की डायरेक्शन में अगर मैं चल रहा था, देखिए मैंने चलते हुए ऐसे बताया था, तो सेम एजिमुथल प्लेन पे ही तो चल रहा था, मैं सेम एजिमुथल प्लेन पे चल रहा था, इसलिए फाई फिक्स रह रहा था, ऊपर नीचे भी नहीं हो रहा था, जेड फिक्स रह रहा था, केवल रो इंक्रीज हो रहा था, इसलिए मैंने एरो बोला। और अगर मैं ऐसे अंदर की तरफ घुसते हुए आऊंगा तो एरो कैप नहीं बल्कि माइनस एरो कैप बोलूंगा मैं। समझ में आई बात? तो देखिएगा, अगर फाई के इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूं मैं,
तो मैं अगर इस जगह पर हूं, सबसे पहले इधर देखिएगा, इस जगह पर हूं, या इसको एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, ये सेंटर पर सेंटर एक्सिस से आ रहा है ना, ये जेड एक्सिस से जो एजिमुथल प्लेन है। अब थोड़ा सा बड़ा सिलेंडर मान लेना, आप ये मान के चल लेना इतना बड़ा सिलेंडर है, इसके लास्ट कोने तक आ रहा है, ऐसे सिलेंडर है, कर सकते हैं ऐसा इमेजिन। तो देखिएगा आप इस पॉइंट पर हैं, अगर रो की कुछ वैल्यू मान लीजिए, मैंने 5 इंच वाला मोबाइल लिया है, बहुत पुराना मोबाइल है मेरा, शायद 5 इंच वाला होगा, पुराने जमाने का है। तो देखिएगा, ये देखिएगा अगर ये 5 है, अगर मैं यहां से यहां पे आ जाऊं तो क्या ये 5 ही रहेगा? रो की वैल्यू तो यहीं से जो रेडियस होगी वही होती थी ना सिलेंडर की, 5 ही रहेगी। अगर मैं चारों तरफ घूमता रहूं 5 ही रहेगा क्या? रो चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, मैं चारों तरफ घूम रहा हूं, ऐसे हाइट चेंज हो रही है क्या इसकी? जेड चेंज नहीं हो रहा भैया। क्या चीज चेंज हो रही है? 5 की वैल्यू चेंज हो रही है। 5 यहां पर क्या होगा, ऐसे अगर आ रहे होंगे तो 0, ऐसे 10 20 30 90 हो जाएगा ऐसे, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते 180 275 चेंज हो रहा है। इस डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं, देखिएगा इसके साथ साथ चल रहा हूं मैं, इस डायरेक्शन में अगर चल रहा हूं मैं, ये मेरी फिंगर को पकड़ लीजिएगा, मेरे इसको थंब को पकड़ लीजिएगा, थंब और फिंगर के कॉम्बिनेशन को, मैं अगर इस डायरेक्शन में चल रहा हूं तो मेरा ओनली एंड ओनली 5 इंक्रीज हो रहा है। तो ये डायरेक्शन 5 की डायरेक्शन होगी, और ये डायरेक्शन एक स्ट्रेट लाइन बनी है, एक सर्कल बन गया, ये तो एक सर्कल बन गया बेटा, समझ में आ रहा होगा भाई? तो ये एक सर्कल बन गया, सर्कल की डायरेक्शन में होगा A5 कैप। मैं अगर ऊपर से देखूंगा इसका टॉप व्यू, तो मुझे जेड एक्सिस अपनी तरफ आते हुए दिख रही होगी, एक्स एक्सिस जैसे जा रही होगी, वाई एक्सिस जैसे जा रही होगी। मेरा जो ये वाला प्लेन है अगर एक्स एक्सिस के ऊपर ही हुआ तो ऐसे होगा, और फिर ये ऐसे बढ़ रहा होगा, तो ये सर्कल ऐसे नजर आ रहा होगा, और इस सर्कल की डायरेक्शन में 5 जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होंगे वैसे वैसे 5 इंक्रीज हो रहा है। ये 5 की डायरेक्शन हो गई, और जिस डायरेक्शन में 5 इंक्रीज हो रहा होगा उस डायरेक्शन में A5 कैप होता है। तो A5 कैप क्या समझ में आया? A5 कैप समझ में आया, इन द डायरेक्शन A5 कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग 5, और 5 इंक्रीज होने का मतलब सर्कुलर डायरेक्शन। और अगर कोई स्ट्रेट लाइन हो तो उसका डायरेक्शन तो समझ में आता है, कोई कर्व हो तो उसका डायरेक्शन का कंसेप्ट हमने समझा है, जिस जगह पर डायरेक्शन चाहिए उस जगह पर बना दो बेटा टेंजेंशियल। तो ऐसा कर दोगे ना भाई तुम, ठीक है? तो देखना, अगर मुझे यहां पर चाहिए 5 का डायरेक्शन तो मैं टेंजेंशियल बना दूंगा। अगर मुझे यहां नहीं बल्कि यहां पर चाहिए 5 का डायरेक्शन, तो बच्चा ये समझ में आता है, यहां पर हो जाएगी 5 का डायरेक्शन। अगर मुझे यहां चाहिए तो यहां हो जाएगा 5 का डायरेक्शन। ये तो 5 का डायरेक्शन इस तरीके से चेंज हो रहा होगा, जिस जगह पर देख रहे हैं उस जगह पर टेंजेंशियल बना दो, उस सर्कल का वो बन जाएगा। तो मैं अगर यहां पर देखता हूं, यहां पर ये सर्कल ये दिख रहा होगा, इस सर्कल का टेंजेंशियल बना दोगे आप, तो इस जगह पर 5 की डायरेक्शन होगी। बट मैं यहां पर देखो तो समझ में आता है, ये यहां पर ऐसे अंदर की तरफ जा रहा होगा, थोड़ा 3D में समझिएगा। इस सर्कल का टेंजेंशियल बनाएंगे तो अंदर की तरफ ऐसे जा रहा होगा, और अंदर जाते हो आप क्रॉस से शो करते हो, ये 5 की डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर यहां पर देखो 5 की डायरेक्शन तो ऐसे बाहर आते हुए दिख रहा होगा, ये 5 की डायरेक्शन होगा। इससे आप थोड़ा सा एनालॉजी बना के देखिएगा, थोड़ा सा कुछ कहीं से रिजेंबलेंस मिल रहा है, समझ में आ रहा होगा। अगर किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी तो इसी डायरेक्शन में होता है। तो कंक्लूजन ये निकल के आया कि मैग्नेटिक फील्ड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो फाई की डायरेक्शन होती है उसके पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है। तो यहां से थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, जिन फील्ड्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें जिस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को फॉलो करता है वही हम अप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे फाई को फॉलो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, ए जेड कैप तो वही होगा, कार्टेशियन में बात करें या सिलेंड्रिकल में बात करें, ऊपर की डायरेक्शन में। अगर इस पॉइंट पर मैं ए जेड कैप देखूं तो ऊपर जा रहा होगा, ये ए फाई कैप होगा। एरो कैप इस तरह से बाहर की तरफ आ रहा होगा, तो उस बाहर वाले को ये ऐसे बढ़ते, ये ऐसे 3D में थोड़ा समझ में आ रहा होगा, एक्चुअल में ये पॉइंट ऐसे होगा, यहां पर ऐसे बाहर जाते हुए दिख रहा होगा, तो ये इस तरीके से ये ए फाई कैप होगा, सॉरी एरो कैप होगा। क्या आपको ये पता है कि एक्स वाई जेड आपस में परपेंडिकुलर होता है? ऐसे ही यहां पर देखें तो रो फाई और जेड भी आपस में परपेंडिकुलर हैं क्या, ये चेक करिएगा। देखना, मैं जेड एक्सिस मान के चलिएगा, ठीक है, और यहां से मैं मान के चल रहा हूं ये इस तरह से ये डायरेक्शन है। क्या ये जेड एक्सिस से बाहर निकलती हुई डायरेक्शन एरो कैप हो गई? अगर इधर नहीं इधर निकलेगी तो एरो कैप हो जाएगी। हमने समझ में आया था ना, नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द सिलेंडर, और सिलेंडर से नॉर्मली आउटवर्ड मतलब जेड एक्सिस से आ रही होगी, सिलेंडर बोल दे या जेड एक्सिस से आउटवर्ड बोल दे, नॉर्मली एक ही बात है। ये एरो कैप है। अच्छा देखिएगा, अब अगर मैं ये फिंगर की डायरेक्शन की बात करता हूं तो एरो कैप है। मैं इन फिंगर्स की बात करता हूं तो देखना, अगर सर्कल ऐसे आ रहा होता तो टेंजेंशियल बनेगा, अगर सर्कल ऐसे होगा टेंजेंशियल, और अगर सर्कल ऐसे होगा टेंजेंशियल। ये ए फाई डायरेक्शन की बात करें और ए जेड ऊपर होता है, ध्यान देना, एरो ए फाई और ए जेड आपस में परपेंडिकुलर है क्या? ए फाई और एरो परपेंडिकुलर है,
ए रो और ए जेड आपस में परपेंडिकुलर नजर आ रहे होंगे, ए जेड और ए फाई आपस में परपेंडिकुलर नजर आ रहे होंगे आपको, ये आपस में परपेंडिकुलर। जैसे एक्स वाई जेड आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसे रो फाई जेड भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए चलिए एक बार ये हम डिस्कस करेंगे परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या निकलेगा। एक बार स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में और बात कर लेते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए फाई कैप तो वही होगी जो सिलेंड्रिकल में होती थी। अब ए थीटा कैप और ए आर कैप क्या होते हैं ये समझना है हमें। तो इसको समझने के लिए इधर ध्यान देना, ए आर कैप का मतलब क्या होगा, ए आर कैप उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा जिस डायरेक्शन में आर इंक्रीज हो रहा है। अच्छा मैं मान के चलो ये मेरा पॉइंट पी है, यहां पर अगर मैं मैं इस तरीके से एक स्फीयर का पार्ट लेकर के चल रहा हूं, स्फीयर के आर यहां से ऐसे बढ़ते गए होंगे, यहां पर कुछ है और आगे बढ़ेंगे तो आर बढ़ेगा ना। इमेजिन करिएगा ये है वो स्फीयर, आप इस पॉइंट पर बात कर रहे होंगे तो अंदर से घुस करके बाहर निकल के यहां तक आ रहा होगा, और आगे जाएंगे तो आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, बड़ा स्फीयर बन जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे स्फीयर का साइज बढ़ता जाएगा, तो आप कह सकते हो आर की डायरेक्शन ये है। लेकिन ऐसे इधर बात करोगे तो सेंटर से बाहर आ रहे होंगे तो आर की डायरेक्शन ये है, यहां बात करोगे तो सेंटर से बाहर ऐसे आ रहे होंगे आर की डायरेक्शन ये। तो आप ये कह सकते हो इस सरफेस से, स्फेरिकल सरफेस से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रहा होगा ये आर का डायरेक्शन ए आर कैप। या आप कह सकते हो जो सेंटर पॉइंट है उस सेंटर से बाहर निकल के आ रहे होंगे तो आर बढ़ता जाएगा। सेंटर से जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे स्फीयर का साइज बढ़ेगा ना। अगर मैं यहां से यहां गया तो बड़ा स्फीयर बनेगा, मैं थोड़ा नजदीक गया तो छोटा सा स्फीयर बनेगा, तो आर बढ़ रहा होगा ना जैसे जैसे आगे निकल रहा होगा। ना केवल यहां निकल रहा ऐसे निकलूंगा तो भी स्फीयर की साइज बढ़ती जाएगी, इधर निकलेंगे तो भी और पीछे जाएंगे तो भी स्फीयर की साइज बढ़ती जाएगी। तो आप कह सकते हो स्फीयर की साइज बढ़ रही है मींस स्फीयर की रेडियस बढ़ रही है मींस आर बढ़ रही है। किस डायरेक्शन में आर बढ़ रही है, पॉइंट से और आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए ए आर कैप के लिए क्या बोलोगे, ए आर कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ का तो मतलब तो कैप से समझ में आ रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड बोल देते हैं हम इसको, रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हो गए। अब रह गया है लास्ट एक ए थीटा कैप। ए थीटा कैप क्या है, जिस डायरेक्शन में थीटा बढ़े, ठीक है। अच्छा ए आर कैप को एक बार और मैं एक एग्जांपल से थोड़ा सा रिलेट कर देता हूं। ये देखिएगा स्फीयर, इसमें ये नजर आ रहा है आपको, ये ए आर कैप की डायरेक्शन है, इस जगह पर आर की डायरेक्शन है, इस जगह पर ये थोड़े से नजदीक से अगर मैं दिखाऊं ये दिख रहे होंगे, ये ए आर कैप की डायरेक्शन यहाँ पे, अगर यहाँ देखेंगे तो ए आर कैप की डायरेक्शन यहाँ पे, यहाँ देखेंगे तो नीचे, और पीछे देखेंगे तो मेरी तरफ पीछे आते हुए भी ये दिख रहे हैं मेरे को, तो ये ए आर कैप की डायरेक्शन में है। क्लियर हो रहा होगा। अगर इन ए आर कैप की डायरेक्शन को देखें तो ये जो सरफेस है उस सरफेस से परपेंडिकुलर होंगे ना, सरफेस से कट करते हुए, अगर सरफेस पर देखें तो 90 डिग्री एंगल पर जा रहे होंगे हर जगह पर। इधर देखेंगे तो सरफेस जो है उसके 90 डिग्री, इधर देखेंगे तो जो सरफेस इस जगह पर दिख रहा है उसके 90 डिग्री परपेंडिकुलर आउटवर्ड होंगे स्फेरिकल सरफेस से। अच्छा ये क्लियर हुआ होगा। अब रह गया केवल ए थीटा कैप। ए थीटा को आपको समझने के लिए इमेजिन करिएगा एक कोन है, ये आपको कोन का आप समझ सकते हो इसके चारों तरफ ऐसे मिल रहा है, हमारे जेड एक्सिस के अराउंड सेंटर्ड होता है ना कोन। अच्छा यहां से जो डिस्टेंस है वो आ रहा है। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो एजिमुथल प्लेन जो हमारी एक्स एक्सिस होगी उसी पर आ रहा होगा, 0 डिग्री है एजिमुथल प्लेन का एंगल, एजिमुथल एंगल मींस 5 है। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूं इस कोन को, आर उतना ही रहा ना रेडियस, एजिमुथल प्लेन वही है, एजिमुथल एंगल भी वही रहेगा, लेकिन क्या कोन का टिल्ट एंगल बढ़ गया, इसलिए थीटा बढ़ गया, और आगे जाते जाएंगे थीटा बढ़ता जाएगा, थीटा बढ़ते बढ़ते 90 को भी पार कर जाएगा, और 90 को पार करते करते 180 तक ऐसे आएगा। ना केवल थीटा की वैल्यू इधर जाने से बढ़ रही है, बैक साइड में भी अगर मैं देखूं तो थीटा की वैल्यू बढ़ रही है ऐसे, ना केवल इधर बल्कि इसी कोन के अगले इन पार्ट्स को भी देखें तो थीटा की वैल्यू ऐसे बढ़ रही है, थीटा की वैल्यू ऐसे बढ़ रही है। तो आप थीटा इंक्रीज होता है उसको अगर इमेजिन करें तो ये हमारा ओरिजिन है, ऐसे जैसे जैसे जा रहे हो देखना, ऐसे जैसे जैसे जा रहे हो आर फिक्स रह रहा है, 5 फिक्स रह रहा है केवल, और थीटा इंक्रीज हो रहा है। तो इस वाले हमने समझा था ना ए एक्स कैप उसी डायरेक्शन में जिसमें एक्स इंक्रीज हो, वाई और जेड फिक्स रहे, तो ये थीटा कैप उसी डायरेक्शन में होगी जिसमें थीटा इंक्रीज हो, आर फिक्स रहे और एजिमुथल प्लेन का एंगल मींस 5 फिक्स रहे, केवल थीटा इंक्रीज हो रहा है, ये थीटा की डायरेक्शन है। लेकिन इधर से बात करें तो भी थीटा इंक्रीज हो रहा है, आर फिक्स है। अब एजिमुथल प्लेन जो है वो 0 डिग्री पर ना होकर मान लो 30 डिग्री पर है, बट थीटा इंक्रीज हो रहा है। इधर देखेंगे तो थीटा इंक्रीज हो रहा है, एजिमुथल प्लेन 90 डिग्री पर, तो आप कह सकते हो थीटा जो होगा उसकी डायरेक्शन होगी एक सर्कल की डायरेक्शन, सर्कल या सेमी सर्कल, सेमी सर्कल हो, आधा रहेगा ना 180 तक जाता है, सेमी सर्कल। और वो सेमी सर्कल किसके अराउंड है, जेड एक्सिस के अराउंड नहीं है, जेड एक्सिस के अराउंड नहीं घूम रहा है सेमी सर्कल, ना ही एक्स एक्सिस के अराउंड घूम रहा है,
ना ही ये वाई एक्सिस, बल्कि इस पॉइंट के अराउंड है, क्योंकि पॉइंट के चारों तरफ इधर भी घूम सकते हो, इधर भी घूम सकते हो, इधर भी घूम सकते हो। तो ए थीटा कैप क्या समझ में आया? ए थीटा कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा, दैट इज सेमी सर्कुलर अराउंड द ओरिजिन के अराउंड सेमी सर्कुलर है। ये समझ में आ गया होगा। अब अगर ये समझ में आ गया तो इमेजिन करिएगा, ये ओरिजिन है, ठीक है। यहां से अगर मैं ऐसे जाता हूं, आर की डायरेक्शन है, नहीं मैं थोड़ा नजदीक आ जाता हूं, ये आर की डायरेक्शन है, ये आर की डायरेक्शन है, इधर नहीं आता हूं मैं, इधर भी आर की डायरेक्शन, इधर जाता हूं, ये भी आर की डायरेक्शन है। क्लियर है बात है? अच्छा, अगर मैं नीचे ऐसे झुकूंगा, ऐसे जाते जाऊंगा, थीटा की डायरेक्शन होगी ना, तो मैं इसको समझने के लिए आर की डायरेक्शन के साथ साथ थीटा की डायरेक्शन को भी समझना चाहता हूं। ये कर दिया मैंने, ये आर की डायरेक्शन है और ये थीटा की डायरेक्शन है, टेंजेंशियली बनेगा ना सर्कल। हमने सर्कल की डायरेक्शन समझी थी, तो इस वाले सर्कल की डायरेक्शन अगर समझेंगे ये वाले सर्कल की, तो टेंजेंशियल बनाएंगे उस जगह पर, यहां समझेंगे तो यहां टेंजेंशियल बनाएंगे। तो ऐसे ही ये सर्कल है सेमी सर्कल, इसका टेंजेंशियल ये बन जाएगा। अब बात हुई फाई की, तो फाई जो होता था वो सर्कल ये बनता था, समझ में आया था? जेड एक्सिस के अराउंड बनता था सर्कल, जेड एक्सिस के अराउंड एजिमुथल प्लेन ऐसे चेंज हो रहा होगा तो सर्कल बनेगा, उस एजिमुथल प्लेन का जो सर्कल बन रहा होगा उसके टेंजेंशियल बनाएंगे। ये ए आर कैप है इस पॉइंट पर, ये ओरिजिन से मैं बाहर निकल रहा हूं, यह थोड़ा समझिएगा, ये ओरिजिन से बाहर मैं निकल रहा हूं, इस पॉइंट पर बात करें, ये ए आर कैप है, ये ए थीटा कैप का टेंजेंशियल देखा तो ए थीटा कैप है, ये फाई इंक्रीज होने की डायरेक्शन में देखा तो उसका टेंजेंशियल ए फाई कैप है। क्या आपस में नॉर्मल है एक दूसरे के? देख सकते हैं आप, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो आर थीटा फाई भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या कंक्लूजन निकल गया? एक्स वाई जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, रो फाई जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आर थीटा फाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना मतलब ऑर्थोगोनल होना। तो इन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में जिसमें तीनों जो डायरेक्शन एक्सेस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उनको हम बोल देते हैं ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के जो कोऑर्डिनेट्स की डायरेक्शन में जो वेक्टर्स हैं, ये फिर किन कंडीशन को फॉलो करेंगे वो समझते हैं। चलिए, हमने वेक्टर कैलकुलस के बेसिक जो लेक्चर था उसमें ये समझा था कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है? जब वो दोनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, क्योंकि परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो cos 90 जीरो होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा से रिलेटेड होता था, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होगा? जब दोनों पैरेलल हों। तो समझना, अभी हम समझ चुके हैं कि एक्स वाई जेड आपस में परपेंडिकुलर है, इसलिए कोई ए एक्स कैप डॉट ए एक्स कैप करे, या ए वाई कैप डॉट ए वाई कैप करे, या ए जेड कैप डॉट ए जेड कैप करे, तो ए एक्स और ए एक्स तो आपस में एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होंगे, मैग्नीट्यूड इसका 1 इसका 1, दोनों के बीच का एंगल 0 cos 0 is 1 होगा। ऐसे वाई कैप ए वाई कैप, ए जेड कैप 1 होगा। या इसे कई बार कोई ऐसे बोल देता है आई डॉट आई, या जे डॉट जे, या के डॉट के कैप करे अगर कोई, तो 1 होता है। लेकिन परपेंडिकुलर हैं एक्स वाई जेड आपस में, इसलिए एक्स का अगर वाई के साथ डॉट प्रोडक्ट करे तो क्योंकि परपेंडिकुलर है इसलिए 0 होगा। ना केवल एक्स का वाई के साथ बल्कि एक्स का जेड के साथ करे तो भी 0 होगा, या वाई का जेड कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करे तो भी 0 होगा। ना केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के लिए, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल में भी ये फॉलो करेगा। अगर कोई एरो डॉट ए फाई करे, या एरो डॉट ए जेड कैप करे, या ए फाई डॉट ए जेड कैप करे, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं इसलिए 0 होगा, जैसे ये 0 था। बट एरो डॉट एरो करे कोई, या ए फाई डॉट ए फाई करे, या ए जेड डॉट ए जेड करे तो 1 होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड तो 1 होता ही है, इनका यूनिट वेक्टर है। सेम स्फेरिकल में होगा, ए आर डॉट ए थीटा करे कोई, या ए आर डॉट ए फाई करे कोई, या ए थीटा डॉट ए फाई कैप करे अगर कोई, तो 1 बनेगा, सॉरी 0 बनेगा, परपेंडिकुलर है। ये तो हमने डॉट प्रोडक्ट के लिए समझा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए करें हम, तो आप ऐसे कह सकते हो ए एक्स क्रॉस ए वाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट सेम डायरेक्शन में होते पैरेलल तब तो 0 होता, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है तो क्या होना चाहिए? क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा ही होता है ना, एक का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दूसरे का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा, और थीटा क्या है इन दोनों के बीच में? 90 डिग्री। क्रॉस और साथ में ए एन कैप का मतलब क्या होता है? दोनों के ही परपेंडिकुलर। एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर जेड होता है क्या? म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे ना आपस में, हमने समझा था। तो ये एक्स और वाई को क्रॉस करोगे तो दोनों के परपेंडिकुलर ए जेड कैप आ जाएगा। लेकिन वाई क्रॉस एक्स करें तो क्या आएगा? अच्छा, ये तो साइन 90 1 1 1 होता है, तो रिजल्ट ए जेड कैप बनेगा। सेम वही मैग्नीट्यूड 1 दोनों के बीच में एंगल 90,
अब इनके परपेंडिकुलर भी एक्स वाई या वाई एक्स के परपेंडिकुलर तो जेड होता है, तो ये ए जेड कैप होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इस केस में होगा माइनस ए जेड कैप। आपको याद आ रहा होगा ए क्रॉस बी करें तो ये होता है, बट ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए करें तो नीचे की तरफ होता है, उल्टा होता है। एक्स क्रॉस वाई करेंगे तो जेड होगा, लेकिन वाई क्रॉस एक्स करेंगे तो माइनस जेड होगा। अब याद कैसे रखना है इसको, हमें हो सकता है याद रखने में प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए सिंपल सी बात ऐसे याद रखेंगे आपको। एक ये बचपन में भी याद किया होगा आपने, एक्स क्रॉस वाई करेंगे जेड आएगा, जेड क्रॉस एक्स करेंगे वाई आएगा, वाई क्रॉस जेड करेंगे एक्स आएगा। समझ में आती है बात? एक्स क्रॉस वाई किया जेड आया, अगर कोई वाई क्रॉस जेड किया तो एक्स आएगा, अगर कोई जेड क्रॉस एक्स करे, जेड क्रॉस एक्स करे तो वाई आएगा। ये इस डायरेक्शन में रखना है। लेकिन अगर इसका उल्टा चल के बोले, कोई वाई क्रॉस एक्स बोले, तब भी जेड आएगा लेकिन नेगेटिव आएगा। इसी तरीके से अगर एक्स क्रॉस जेड बोल दे तब भी वाई आएगा लेकिन नेगेटिव आएगा। ऐसे याद रखते होंगे ना बचपन में। वही चीज अब हमने समझी, जब एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर हैं तो इन कंडीशंस को फॉलो करते हैं डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में भी तो आपस में परपेंडिकुलर थे, ऑर्थोगोनल थे, तो उसमें भी फॉलो करेंगे। तो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में भी ये फॉलो होगा। याद रखने वाली बात आगे के लिए, आर थीटा और फाई, जिस ऑर्डर में हम कोऑर्डिनेट्स को बोलते थे ना एक्स वाई जेड, उसी ऑर्डर में इसको बोलेंगे आर थीटा फाई। ठीक है, ऐसे ही अगर सिलेंडर के लिए बोले तो एरो ए फाई और ए जेड, मतलब क्या निकलता है, ए आर क्रॉस ए थीटा करे तो ए फाई आएगा, ए थीटा क्रॉस ए फाई करे तो ए आर आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए है कंडीशन से, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्रॉस करते हैं तो दोनों के परपेंडिकुलर आता है। डॉट प्रोडक्ट में तो वेक्टर आता ही नहीं है, तो वहां मत समझ लेना कि इस डायरेक्शन में आएगा उस डायरेक्शन में आएगा, वहां या तो वैल्यू आएगी कुछ या जीरो आएगी वैल्यू। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज यहां से ऑर्थोगोनलिटी से एक रिलेटेड एक निकल के आती है, क्योंकि हमें पता चल गया एक्स क्रॉस वाई जेड होता है, वाई क्रॉस जेड एक्स होता है, एंड सो ऑन। इसलिए एक स्टार्टिंग में आपको याद आ रहा होगा, जब हम कोऑर्डिनेट एक्सेस कंसीडर कर रहे थे तो किसी के माइंड में कंफ्यूजन हो सकता है, या कहीं पर किसी को दिखा हो सकता है किसी दूसरी फॉर्म में कोऑर्डिनेट एक्सेस मानी हो। मैं तो जैसे ये मान के चलता हूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, लेकिन कभी किसी प्रॉब्लम में मैं इसको चेंज करके भी मान लूंगा, या मैं नहीं मान लूंगा, आपके एग्जाम में कहीं पर प्रॉब्लम में ये चेंज होकर के भी आ सकता है। लेकिन रूल फॉलो होना चाहिए, क्या? ये वाला देखना ये फॉलो हो रहा है कि नहीं, जो मैंने माना एक्स इधर है वाई उधर है, एक्स क्रॉस वाई जेड हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक्स क्रॉस वाई जेड, वाई क्रॉस जेड एक्स होना चाहिए, वाई क्रॉस जेड एक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, और y क्रॉस जेड एक्स हो रहा है, जेड क्रॉस वाई माइनस एक्स होना चाहिए, जेड क्रॉस वाई माइनस एक्स हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है ना। तो अगर इन्हीं रूल को फॉलो करते हुए किसी दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर दे, कोई x यहां पे मान ले और जेड यहां पे मान ले, अब y रह गया, y का होना चाहिए, क्या y आगे की तरफ होना चाहिए, तो x क्रॉस वाई जेड बनना चाहिए। x इधर है, अगर y इधर हुआ तो x क्रॉस वाई जेड, जेड तो नहीं ऊपर माना हुआ है हमने, माइनस जेड नीचे आ रहा है इस हिसाब से। तो आप y किधर कंसीडर करना है, अगर आपको y कंसीडर करना है तो समझ में आता है y किस डायरेक्शन में होता है, z क्रॉस x में, z ये रहा, x ये रहा, z क्रॉस x करोगे तो y, मतलब y अंदर की तरफ होगा, y की जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी। या कोई इसी को लेकर चलता है तो इसको माइनस y लेकर के चलेगा आपको, तो ये भी हमें फॉलो करना होगा। और इसी तरीके से सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में भी ये चीज फॉलो होंगी। आपको याद होगा सिलेंड्रिकल में एरो कैप, ए फाई कैप और ए जेड कैप होता था, ऐसा आप समझ सकते हो। एरो क्रॉस ए फाई कर रहे हो तो ए जेड आ रहा है कि नहीं आ रहा, ए जेड क्रॉस एरो कर रहे हो तो ए फाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेम ऐसे स्फेरिकल में भी फॉलो होगा। ठीक है, तो ये हमने वेक्टर्स को डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में समझ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर अगर हमें गिवन हो, जरूरत पड़ रही हो मैं किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में उस पर ऑपरेट करने की, तो कैसे कन्वर्जन करेंगे हम। जैसे हमने कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स को कन्वर्ट करना सीखा है, ऐसे वेक्टर्स को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना होगा ये सीखेंगे। उसके बाद फिर हम वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।